ठीक है भाई, को थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं। अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि किसे हम सिंपल सॉरी हाँ, चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशंस या ऑसिलेशंस। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन पढ़ते हैं तो उससे पहले कुछ छोटी मोटी बातें करते हैं। पहले बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब भी कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो एक फिक्स टाइम के बाद जहां से चला था वहीं लौट के आ रहा है, ऐसे मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। मतलब वो एक पीरियड के बाद फिर से उसी जगह पे आ जाता है, एक टाइम के बाद फिर से लौट के उसी जगह पे आ जाता है, ऐसे मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल मान लेते हैं, इस सन है, इसके अराउंड मेरी अर्थ रोटेट कर रही है, तो हर 365 डेज में यहीं आ जाती है। तो अर्थ का मोशन सन के अराउंड क्या हो जाएगा? पीरियोडिक मोशन। यह हमारा अर्थ है, अर्थ के अराउंड मेरा जो मून है वो किस तरीके से मूव कर रहा है कि वो हर हर 28 दिन में लौट के दोबारा उसी स्टेट में आ जाता है। ठीक है, और क्या है, जैसे एक बोलते हैं, कहावत है कि दुनिया गोल है, आदमी जहां से चलता है लौट के वहां ही आ जाता है। तो आदमी का मोशन भी पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। बोलता ना कि इंसान घूमते घूमते जहां से चला वहीं आ जाता है, एक बार तो जिंदगी में आता है ना, जहां से चला वहां वहीं लौट के आ जाता है। तो आदमी का मोशन भी एक तरीके से पीरियोडिक मोशन है। तो सारे हो गए पीरियोडिक मोशन। अब हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। किसकी? ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, जैसा कि आप ऑसिलेशन से समझ रहे हो, ऑसिलेशन का मतलब है कोई, जहां भी किसी पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। टू एंड फ्रो समझते हो ना? जैसे टू एंड फ्रो मोशन इस तरीके का होता है, एक पॉइंट लिया मैंने और पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो पार्टिकल इस पॉइंट से आगे की तरफ जाता है, फिर लौट के उसी पॉइंट पे आ जाता है, फिर पीछे की तरफ जाता है, फिर लौट के आता है। तो इसका ये टू एंड फ्रो मोशन जो होता है किसी पार्टिकल का किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, ऐसे मोशन को ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब जिस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड करता है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। और जहां तक वो पार्टिकल जा सकता है, मैक्सिमम दूरी मीन पोजीशन से जा पाता है, उसको बोलते हैं उस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड। तो अगर ये मैं x बराबर 0 इस लोकेशन को अगर मैं मीन पोजीशन मानूं, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को क्या मानूंगा मैं? इस मोशन का, इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड। तो ये तो हो जाएगा प्लस ए क्योंकि राइट में, और उतना ही ये पीछे जाएगा, x बराबर माइनस ए। ठीक है, जब भी मोशन ऐसे ऐसे करे करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब इस ऑसिलेटरी मोशंस की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसका एग्जांपल मान लेते हैं, मैंने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया, ये फिलहाल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसा है, मैंने स्प्रिंग को कुछ भी इलोंगेट या कंप्रेस नहीं किया, स्प्रिंग मेरी नेचुरल लेंथ में है। अभी मैंने क्या करा, इस स्प्रिंग के ब्लॉक को थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया। तो थोड़ा सा खींच के छोड़ दूंगा तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, कभी लेफ्ट में आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करेगा। तो ये एसएचएम का एक प्रीमियम एग्जांपल है। अब एसएचएम में कुछ प्रॉपर्टीज बात करते हैं, ये बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। अब देखो, ये पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये वाली पोजीशन है मेरी राइट एक्सट्रीम और ये वाली मेरी लेफ्ट एक्सट्रीम। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जब भी पार्टिकल मूव करता है, मान इसी स्प्रिंग को लेके मैं सारी बातें करता हूँ, क्योंकि ये स्प्रिंग का जो स्प्रिंग में जो मास लगा लटका पड़ा है,
ये ऑसिलेशंस का एक अच्छा एग्जांपल है। मान लेते हैं मैंने इसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया था, तो जैसे स्ट्रेच करके छोड़ देंगे यहाँ से फिर यहाँ चल के आएगा, तो जैसे यहाँ से यहाँ चल के आएगा, तो जहाँ जितना स्ट्रेच करके छोड़ा था वहाँ वेलोसिटी थी 0। जब ये मीन इस पॉइंट पे आएगा जो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, ठीक है, अब इस तो यहाँ से फिर से ओवरशूट करेगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, उस वेलोसिटी की वजह से फिर से वो मीन पोजीशन इस पॉइंट पर ही रुकेगा, वो ओवरशूट मार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर चलेगा, फिर से मीन पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसका मोशन हो रहा है। अब मैंने एक चीज देखो, जितना इसको खींच के छोड़ा था वहीं तक तो जा पाया है भाई, इस पॉइंट पर तो उस पर नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में नेट फोर्स 0 है, तो इसी पॉइंट को मैं मीन पोजीशन मानूंगा। तो एसएचएम में एक पॉइंट होता है मीन पोजीशन, या कोई भी ऑसिलेशन में एक पॉइंट होता है मीन पोजीशन जिस पर नेट फोर्स 0 है। अब मैंने इस मीन पोजीशन वाले पॉइंट से इस पार्टिकल को कुछ इतना खींच के छोड़ा, तो जितना खींच के छोड़ा उतने ही लेंथ में उसको फिर घूमना है, टू एंड फ्रो मोशन करना है, तो जितना खींच के छोड़ा उसे बोलता हूं मैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसका ऐसे ऐसे करके मोशन होता रहेगा, ठीक है। अब मैं कोई जनरल बात करता हूँ, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक यहाँ मीन पोजीशन पे, जब ये ब्लॉक लौट के मीन पोजीशन पे आया तो इसके पास वेलोसिटी थी, लेफ्ट में थी, फिर घूम के आया तो फिर वही वेलोसिटी राइट में हो जाएगी। तो मैं कोई ऐसा मूवमेंट लेता हूँ जब वो पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और वो राइट में जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, मान लिया 10 मीटर पर सेकंड इसके मान लेते हैं, तो थोड़ी देर बाद ये आगे जाएगा, तो जैसे जैसे आगे जाएगा स्प्रिंग खींचेगी, तो जैसे जैसे स्प्रिंग खींचेगी तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, तो ब्लॉक जैसी फोर्स लगाएगी तो इसका रिटार्डेशन होगा, क्योंकि स्प्रिंग खींचेगी तो स्प्रिंग पीछे की तरफ केएक्स लगाएगी। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे जा रहा है, मीन पोजीशन से आगे की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे इस पे फोर्स पीछे की तरफ है, ठीक है। या जब मान ली यहाँ एक्सट्रीम पे चला गया और एक्सट्रीम के बाद जब लौट के आ रहा है, जब वो एक्सट्रीम पे चला जाएगा भाई, तो एक्सट्रीम पे जाने के बाद थोड़ी है कि उस पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग तो अभी भी खींची हुई है, तो जब तक स्प्रिंग खींची रहेगी तब तक स्प्रिंग उसको पुल करती रहेगी। तो जब तक ये पार्टिकल यहाँ एक्सट्रीम पे चला गया, तो एक्सट्रीम पे जाने का मतलब क्या है कि वो उससे आगे नहीं जा सकता, उससे आगे नहीं जा सकता मतलब वहां पर उसको रुकना पड़ेगा, वहां से यू टर्न लेना पड़ेगा, तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी हो जाती है 0, फिर वो लौट के आएगा। तो अब इस फाइनली एक्सट्रीम पोजीशन पर उस पर फोर्स तो लगेगा पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो एक बार वेलोसिटी 0 होने के बाद वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो लौट के आ रहा है, तो फोर्स इस तरफ है। तो जब जब स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग का कंसेप्ट देखो, जब जब स्प्रिंग खींचेगी तब तक वो स्प्रिंग, जब जब स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा तब तक स्प्रिंग अपनी तरफ खींचेगी, तब तक वो स्प्रिंग अपनी लेंथ को शॉर्ट करने की कोशिश करेगी। तो इस केस में जैसे जैसे मेरा ये ब्लॉक राइट साइड में है, जब तक स्प्रिंग खींची हुई है तब तक स्प्रिंग कैसे फोर्स लगा रही है, लेफ्ट में। तो अगर पार्टिकल राइट में है, राइट मतलब मीन पोजिशन से अगर राइट में, तो उसको फोर्स लग रहा है लेफ्ट में। अब उसका दूसरा केस देखते हैं, मान लेते हैं ये मीन पोजिशन पे आ गया दोबारा लौट के और वो लेफ्ट में जा रहा है, जब भी मीन पोजीशन पे आ गया तो इस पॉइंट पर तो फोर्स 0, मीन पोजीशन पे फोर्स 0, लेफ्ट में गया मान लो, स्प्रिंग दब गई, जैसी स्प्रिंग दब गई भाई इस पार्टिकल इस ब्लॉक को फोर्स लगा रही स्प्रिंग, जैसी स्प्रिंग दब गई और ये ब्लॉक अभी भी लेफ्ट में मूव कर रहा है, तो स्प्रिंग दब गई तो फोर्स लगेगा राइट में। मान लिया ब्लॉक अपना चक्कर कंप्लीट किया इसने, सॉरी ब्लॉक ने जितना कंप्रेशन होता है यहाँ तक जा पाया, इसका मैक्सिमम कंप्रेशन है, इसके बाद वो फिर लौट के आएगा। तो जब तक ये ब्लॉक लेफ्ट में रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग जब जब कंप्रेस है तब तक वो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्लॉक लेफ्ट में, इस पे फोर्स लगेगा राइट में। तो आप एक चीज देखो, ये मेरा मीन पोजीशन है, अगर पार्टिकल राइट में जा रहा है या राइट से लौट के आ रहा है, मतलब जब जब वो राइट साइड में, जब जब उसकी पोजीशन राइट में, तब तक उस पर फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, या उसका एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ सॉरी। और जब जब वो पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है तब तक उस पर फोर्स राइट की तरफ है। तो मतलब अगर पार्टिकल राइट में है तो फोर्स लेफ्ट में, अगर पार्टिकल लेफ्ट में तो फोर्स राइट में, ठीक है। तो वो पार्टिकल मोशन, वो जो फोर्स है
वो मोशन को कैसे अपोज करेगा, मोशन को किस तरीके से अफेक्ट करेगा वो देखते हैं। तो राइट में फोर्स हमेशा पीछे की तरफ लगता है। तो जैसे मानो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड मैंने दी इसको मीन पोजीशन की, और ये आगे जाएगा। अब आगे जाएगा तो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और एक ऐसा मूवमेंट आ जाएगा जहां इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो होगी, अब भी फोर्स पीछे की तरफ है, क्योंकि पार्टिकल राइट में है, तो फोर्स कैसा होगा, पीछे की तरफ। तो फोर्स अभी पीछे की तरफ है, तो एक बार रुक गया तो फाइनली इसको फोर्स डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो फिर से वो लौट के आएगा। तो अब तक ये जो फोर्स लग रहा था इसको रिटार्ड कर रहा था, सेम फोर्स इसको एक्सेलरेट भी करेगा। तो अब ये जो फोर्स है इसको, इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो जीरो होने के बाद फाइनली फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसको लौट के आना पड़ेगा। जैसे ही वो लौट के आएगा तो फिर से वो मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो मीन पोजीशन से अगर 10 की स्पीड से ही भाग के गया था राइट में, तो लौट के उसकी घर वापसी भी 10 मीटर पर सेकंड पर ही होगी। उस समय उसकी वेलोसिटी पर 10 में लेफ्ट हो गई होगी। जैसे ही वो 10 से आगे जाएगा, 10 से जैसे ही वो मीन पोजीशन से लेफ्ट में जाना शुरू करेगा, तो फिर से फोर्स कैसे लगेगा, पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है, फोर्स लगेगा राइट में, तो ये उसकी वेलोसिटी को कम करेगा। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से मीन पोजीशन को क्रॉस किया है लेफ्ट में, तो अब फोर्स उसकी वेलोसिटी को कम करेगा, क्योंकि अपोजिट है। तो लेफ्ट में जा रहा है, फोर्स लग रहा है राइट में, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। तो जाते जाते और फाइनली उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जीरो होने के बाद उसके पास क्या है, जैसे ही एक बार वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उसके बाद तो वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है ना, उसके बाद तो वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है। तो जहां वेलोसिटी जीरो हो गई, जहां वेलोसिटी जीरो होगी उसे बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। और इसके बाद एक और वेलोसिटी जीरो होने के बाद फिर से वो फोर्स की डायरेक्शन में ही चलता है। तो फोर्स तो मेरा अभी भी राइट की तरफ है, तो राइट की तरफ है, तो फिर वो लौट के राइट ही आएगा। अब की बार ये जो फोर्स उसको एक्सेलरेट करने का काम कर रहा है। तो अब की बार जब वो एक्सट्रीम से राइट में आ रहा है, लेफ्ट एक्सट्रीम से राइट में, या मीन पोजीशन की टुवर्ड्स आ रहा है, तो वो सेम फोर्स उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो फिर वो 10 मीटर पर सेकंड से इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, अरे बस अब एक चीज देखो, अब ये जो फोर्स, ये ऐसा फोर्स है, ये हमेशा क्या होता है, अगर पार्टिकल राइट में जा रहा है तो फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, और पार्टिकल लेफ्ट में है, ऐसा मत समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पार्टिकल राइट में जा रहा है ऐसा नहीं, अगर पार्टिकल राइट साइड में तो फोर्स लेफ्ट साइड में जाए, राइट में लेफ्ट में उससे कोई मतलब नहीं है। देखो भाई, जब ये पहली बार मीन पोजीशन से आगे जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन राइट थी, फोर्स लग रहा था लेफ्ट में, और जब वो लेफ्ट में आ रहा है, लौट के आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन लेफ्ट में और फोर्स भी लेफ्ट में। तो आप वेलोसिटी की डायरेक्शन से फोर्स की डायरेक्शन मत देखो, आप पोजीशन की डायरेक्शन से देखो। अगर मीन पोजीशन से राइट में है तो फोर्स लेफ्ट में, चाहे वो जाते टाइम है आते टाइम। अगर वो मीन पोजीशन से लेफ्ट में है तो फोर्स राइट में। तो ठीक है, इस तरीके के फोर्स से क्या होता है, अगर राइट में तो फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, तो मतलब लेफ्ट मतलब टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ऐसा फोर्स जो हमेशा पोजीशन के अपोजिट है, किसके, मीन पोजीशन के अपोजिट है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब उसको उसी जगह पर बार बार लाने की कोशिश करेगा। ये मीन पोजीशन है, तो अगर इसको मैं आगे ले जाऊंगा तो फोर्स क्या चाहेगा कि लौट के जहां से चला था वहीं आ जाए, अपने घर वापस आ जाए। इसका घर है मीन पोजीशन। और अगर ये लेफ्ट में जा रहा है तो उस पर पीछे की फोर्स लगाएगा, मतलब अगर लेफ्ट में जा रहा है या लेफ्ट साइड में है तो उसको फोर्स लगाएगा राइट की तरफ या मीन पोजीशन की तरफ। तो ये फोर्स क्या करता है कि वो जहां से चला था, जहां इसका घर था शुरुआत में, मीन पोजीशन, उस पर ही बार बार लाके धकेलेगा। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है या टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो व्हाट इट नीड इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। अगर इस तरीके का फोर्स नहीं होगा तो बार बार वो लौट के अपनी मीन पोजीशन पर नहीं आएगा। आई बात समझ में? अब रिस्टोरिंग फोर्स किसे बोलते हैं, मान लेते हैं ये मेरी मीन पोजीशन है। अब इसको थोड़ा हटा देते हैं, तो समझाने का था थोड़ा। ठीक है, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मान लेते हैं मैंने ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लिया। ठीक है, अब ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पे और स्प्रिंग मेरी नेचुरल लेंथ पर है। सॉरी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात नहीं करते, हम जनरली पार्टिकल से ही बात करते हैं। मान लेते हैं कोई पार्टिकल ये है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये किसी फोर्स के अंडर मूव कर रहा है, और वो फोर्स कैसा है, रिस्टोरिंग फोर्स है। अब किस टाइप के फोर्सेस को हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन में आते हैं। मान लिया पार्टिकल यहाँ से अभी इस लाइन के अलोंग ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो ये तो इसकी मीन पोजीशन होगी, यहाँ तक वो जा सकता है, तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी एम्पलीट्यूड,
और यहां तक की दूरी भी एम्पलीट्यूड। ठीक है, मान लेते हैं पार्टिकल मीन पोजीशन से किसी x दूरी पर है। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होते हैं कि जो फोर्स होते हैं अगर वो x की nth पावर के प्रोपोर्शनल है, जहां पर n की वैल्यू मेरी 1 3 5 7 इस टाइप की हो, और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा x वेक्टर के अपोजिट हो, तो ऐसे फोर्स को बोलता हूं रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं, तो अब देखो पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन डाल लेते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं k और x, और माइनस लगा रहा हूं। माइनस क्या बता रहा है कि जो फोर्स वेक्टर है वो x वेक्टर के अपोजिट है या पोजीशन वेक्टर के अपोजिट है। माइनस तो वेक्टर तो हटा देते हैं, सिंपल f बराबर माइनस के x लिख देते हैं। अब x की n पावर है, तो ऐसे तो ऑसिलेशन कब माना जाएगा, जब x की पावर है तो 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो। कुल मिला के x मेरा ऑड फंक्शन होना चाहिए। अगर मेरा x ऑड फंक्शन है तो मैं बोलूंगा कि फोर्स मेरा रिस्टोरिंग है। अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं कि F बराबर सिर्फ x है, kx है, तो क्या ये रिस्टोरिंग है? नहीं। F वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, जैसे x वेक्टर डायरेक्शन है, तो अगर वो राइट में जा रहा है तो फोर्स भी राइट में लग रहा है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है भाई। अगर मैं ये बोल दूं आपसे कि मैंने एक फोर्स दे रखा है जो कैसा है, F बराबर kx जैसा है, F वेक्टर बराबर kx वेक्टर, तो क्या ये रिस्टोरिंग है? नहीं। F वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, जिस तरफ x वेक्टर है, मतलब अगर उसकी पोजीशन राइट में है तो फोर्स भी राइट में है, तो जिधर पोजीशन है उधर ही फोर्स है, तो भगता चला जाएगा, फिर कभी लौट के आएगा वो? तो क्या फिर वो कभी टू एंड फ्रो मोशन करेगा? या माइनस साइन और होना चाहिए। माइनस साइन ही रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स वेक्टर मेरा एक्स वेक्टर के अपोजिट है या पोजीशन के अपोजिट है। अब 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 एक्स की चाहे 1 पावर हो, 3 पावर हो, 5 पावर हो, 7 पावर हो, तो वो सारे फोर्स क्या हो जाएंगे, रिस्टोरिंग होंगे, और सब के लिए वो ऑसिलेशंस करेगा। अब एसएचएम क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है। एसएचएम क्या है, ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है। कैसे? इफ n बराबर लेता हूं मैं 1, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा मेरा, माइनस के एक्स। मैं f के ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा, बस माइनस लिख दे रहा हूं, तो माइनस से ये रिप्रेजेंटेशन आ रहा है कि फोर्स मेरा पोजीशन के अपोजिट है। तो अगर कोई पार्टिकल पे लगने वाला रजिस्टरिंग फोर्स ऐसा है कि वो F बराबर kx जैसा है, तो पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा। अब इस सिंपल हार्मोनिक में हार्मोनिक का मतलब होता है साइन और कोसाइन। तो अगर कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो उस मोशन का, पार्टिकल मोशन कर रहा है, उस पार्टिकल का जो किसी भी टाइम पर पोजीशन होगा, वो पोजीशन किसी भी टाइम टी पर जो पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्टेंस होगा या उसकी पोजीशन, वो उसको अगर मैं साइन या कोसाइन के टर्म में लिख दूं, मतलब जो x है वो मेरा या तो साइन का फंक्शन है या कोसाइन का फंक्शन है, क्योंकि साइन और कोसाइन को मैं हार्मोनिक्स बोलता हूं। तो अगर उसका पोजीशंस को अगर मैं साइन और कोसाइन के टर्म में लिख देता हूं, तो उसी मोशन को मैं बोलता हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, वो कब आएगा, जब मेरा रिस्टोरिंग फोर्स कैसा हो, x की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है, तो इससे जो पोजीशन और टाइम में रिलेशन आएगा, जो किसी भी टाइम t पर पार्टिकल की पोजीशन होगी, वो मेरी साइन और कोसाइन के टर्म में मैं उनको लिख सकता हूं। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन से, जहां फोर्स x की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे मोशंस के पोजीशन को मैं साइन और कोसाइन के टर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। अगर मैंने फोर्स F बराबर माइनस के एक्स मान लूंगा, तो इनका जो पोजीशन है ना, वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी जैसा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब उसको लाएंगे, अपने आप थोड़ी आ जाएगा। देख तो कैसे कैसे आएगा, देखो। आ जाते हैं भाई, इसी पे आ जाते हैं। एफ बराबर माइनस के एक्स, ये एफ क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है या पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स है। तो इस नेट फोर्स को लिख सकता हूं मैं एम ए बराबर माइनस के एक्स, तो ए हो जाएगा मेरा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। यहाँ पर जो के है उसको बोलते हैं एस एच एम कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, एस एच एम कॉन्स्टेंट।
ठीक है। अब इस थोड़ी देर के लिए के वाई एम को मैं कांस्टेंट मान के चलता हूँ। भाई के कांस्टेंट, एस एच एम कांस्टेंट भी कांस्टेंट और पार्टिकल का मास भी कांस्टेंट, तो के वाई एम भी एक कांस्टेंट है। फिलहाल इस कांस्टेंट का मैं कुछ नाम दे देता हूँ। एक इस कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और उस कांस्टेंट का नाम, कांस्टेंट को बोलता हूँ ओमेगा स्क्वायर। फिलहाल के लिए मान लो। क्यों मैं इसको ओमेगा स्क्वायर बोल रहा हूँ, ये कुछ देर बाद पता चल जाएगा। तो इससे ओमेगा हो जाएगा रूट के बाई एम। तो ए एक्सेशन मेरा एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया, तो एक्सेशन को ले सकता हूं मैं वी डी वी बाई डी एक्स बराबर के वाई एम को तो मैंने ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया है एक्स। ठीक है, तो यहां से वी डी वी हो जाएगा मेरा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, बिना लिमिट के इंटीग्रेट करता हूँ, तो देखो क्या मिलेगा। वी डी वी का हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस मैंने कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया सी, क्योंकि मैं लिमिट नहीं डाली है तो कुछ इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा सी। अब इस सी को कैसे फाइंड करें, अब सी को फाइंड करेंगे इनिशियल कंडीशन से। क्या इनिशियल कंडीशन है कि जब मेरा पोजीशन ए हो जाता है, जब x बराबर ए है, x बराबर ए का मतलब जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो एट x बराबर ए v मेरा क्या होता है जीरो। x बराबर ए मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी होती है जीरो। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं, तो अगर मैं x की वैल्यू इसमें a रखूंगा इस इक्वेशन में, तो v की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी जीरो। तो जीरो बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हो गई ए, तो ए स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो यहां से सी आ जाएगा मेरा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। अब इस सी की वैल्यू को अब इस इक्वेशन में रख दो। ठीक है, तो यहां से मिलेगा मुझे वी स्क्वायर बाई टू बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो टू टू सबको उड़ा दो, हर एक के नीचे टू है तो काट दो सबको, तो वी स्क्वायर हो जाएगा मेरा ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो वी स्क्वायर है, तो वी हो जाएगा यहां से ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया वेलोसिटी वर्सेस एक्स। ठीक है, मुझे चाहिए पोजीशन वर्सेस टाइम, एक्स वर्सेस टी के बीच में रिलेशन। तो मैं क्या करूंगा, जैसे v बराबर ओमेगा के बीच में ग्राफ आ गया है ना, सॉरी v बराबर v और x के बीच में रिलेशन आ गया है, मुझे चाहिए x और t के बीच में, तो मैं क्या करूंगा v को लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए dx बाई dt बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा dt। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको देता है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए का। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिलेगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए बराबर ओमेगा तो कांस्टेंट है और dt का हो जाएगा t। चूंकि मैंने इसमें लिमिट नहीं रखी है तो कुछ कांस्टेंट आएगा। अब वो कांस्टेंट का टाइप कैसा होगा वो देखो, तो साइन इनवर्स क्या देता है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, ये एक एंगल देते हैं। तो ये एंगल है, ओमेगा टी भी एक एंगल हो जाएगा, तो इसके साथ जो भी कांस्टेंट आएगा वो भी एंगल जैसा ही आएगा। तो उस कांस्टेंट को मान लेता हूं मैं फाई नॉट थोड़ी देर के लिए। तो अब साइन को राइट में भेज दो, तो एक्स बाई ए हो जाएगा मेरा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, या एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, अब x क्या है, किसी भी पार्टिकल का x क्या है, किसी भी टाइम t पर पार्टिकल का क्या पोजीशन होगा। ठीक है, यही तो है। अब साइन के अंदर जो भी कुछ है उसे बोलते हैं फेज, उसे बोलते हैं फेज। इसको आप एंगल नहीं बोलो, इसको बोलो फेज। ये फेज ही डिसाइड करेगा कि मेरा एसएसएम किस फेज में। कैसे, तो ये इस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को बोलते हैं
फेज, स्कोप एंगल नहीं बोलो, ये फेज ही डिसाइड करेगा कि वो एसएचएम किस फेज में। कैसे? अगर मैं इस फाई की वैल्यू थोड़ी देर के लिए जीरो ले लेता हूँ तो एक्स भी क्या हो जाएगा, ए साइन जीरो दैट इज जीरो। मतलब पोजीशन जीरो का मतलब क्या है, पार्ट ये एक्स है क्या, मीन पोजीशन से डिस्टेंस है। तो जब मेरा एक्स जीरो हो गया तो इसका मतलब अभी पार्टिकल किस पर है, मीन पोजीशन पर ही है। अब मैं फाई ले लेता हूँ पाई बाई टू, तो एक्स हो जाएगा मेरा ए साइन, और इसके अंदर वैल्यू रखो पाई बाई टू की, क्योंकि ओमेगा टी प्लस फाई नॉट मेरा कंप्लीट हो गया पाई बाई टू, तो क्या आ जाएगा प्लस ए। तो अगर मेरा ये फेज पाई बाई टू है 90 डिग्री है तो एक्स आ जाएगा ए, मतलब पार्टिकल अभी कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है, राइट वाली पे। और देखो अगर मान लेते हैं इसके साइन के अंदर जिसको हम एंगल बोलते थे, अब तक मैं एंगल नहीं बोल रहा, फेज बोल रहा हूँ, अब साइन के अंदर जो भी कुछ है जिसे हम फेज बोल रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू मान लेते हैं पाई हो जाएगी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन पाई, और ए साइन पाई क्या आ जाएगा जीरो। मतलब पार्टिकल फिर से लौट के कहां पर आ गया, मेन पोजीशन पर। अगर इस फेज को मैं बोल दूं 3 पाई बाई टू, तो एक्स बराबर हो जाएगा ए साइन 3 पाई बाई टू दैट इज माइनस ए। मतलब जब फेज मेरा 3 पाई बाई टू हो जाएगा तो पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे चला जाएगा, ठीक है। और देखते हैं अगर फिर से मान लेते हैं ये फेज हो गया मेरा 2 पाई, तो एक्स हो जाएगा मेरा जीरो। मतलब पार्टिकल फिर से लौट पर किस पे आ गया, मेन पोजीशन पर। तो ये फेज ही बता रहा है कि इसका जो ऑसिलेशन है या इस केस में एसएचएम है, क्योंकि साइन को साइन से वेरी कर रहा है, वो किस फेज में है। अब देखो इसका एसएचएम का एक चक्कर कैसे माना जाएगा, ये मीन पोजीशन पे था, राइट एक्सट्रीम पे गया, फिर उससे लौट के फिर से मीन पोजीशन पे आ गया, फिर मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम से फिर से मीन पोजीशन पे आ गया। इस तरीके से इसका एक ऑसिलेशन हुआ, क्योंकि जैसे ये मीन पोजीशन पे चला था, मीन पोजीशन पे चला था वो राइट डायरेक्शन में, और लौट के इसी मीन पोजीशन पे आ गया, और उसका मोशन भी सेम टाइप का जैसा इनिशियल में चला था। तो जिस स्थिति से शुरुआत में गया था उसी स्थिति पे लौटने में लौट के आता है तो हम बोलते हैं उसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया, या एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, या वन टाइम पीरियड लग गया। अब देखो जब फेज मेरा पाई बाय टू है, तो मतलब एक चीज और देखो, इसको बताने से पहले कुछ और बात करता हूं मैं, तो ज्यादा समझ में आएगा। ये ब्लॉक है, पहले वो यहाँ जाएगा, फिर वो लौट के यहाँ आएगा, फिर लौट के यहाँ जाएगा, और फिर लौट के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से लौट के आना। तो इसका मोशन 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है एक तरीके से, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, मीन से फिर लेफ्ट एक्सट्रीम, और लेफ्ट एक्सट्रीम से फिर से मीन पोजीशन। तो इसका जो भी मोशन है वो 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर तो 4 स्टेप से मिला के मेरी बनेगी एक साइकिल। तो अगर मेरा फेज मान लेते हैं किसी टाइम पर ये जो साइन के अंदर का जो एंगल है, जिसको मैं एंगल ना बोल के फेज बोल रहा हूँ, और उसकी स्थिति पाई बाय टू है, तो पार्टिकल कहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। मतलब वो अपने मोशन का या ऑसिलेशन का 1/4 पार्ट कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये फेज अभी 3 पाई बाय टू है, तो मतलब वो कहां पर है, माइनस ए पर है। मतलब वो अपने ऑसिलेशन का 3/4 पार्ट कंप्लीट कर चुका है। वो अपने ऑसिलेशन में किस स्टेप पर है, वो 3/4 पार्ट कंप्लीट कर चुका है। और 2 पाई है तो मतलब वो कंप्लीट एक ऑसिलेशन कर चुका है। तो ये साइन के अंदर जो भी कुछ होता है ना, ये ही मेन फैक्टर है, यही आपको डिसाइड करेगा कि क्या नाम है, सॉरी, यही डिसाइड करेगा कि आपका ऑसिलेशन किस स्टेट में है, फिलहाल कौन सी अवस्था में है, या कौन से फेज में, किस दौर से गुजर रहा है वो। 90 मतलब वो एक्सट्रीम वाली पोजीशन पर, और पाई मतलब वो मीन पोजीशन पे दोबारा आ गया है, एक बार जाने के बाद फिर से आ गया है। तो आधा चक्कर पूरा हो गया उसका, स्थिति उसकी जो फेज है उसका जो दौर है वो आधा कंप्लीट हुआ है, ऐसा समझो। तो ये साइन के अंदर जो भी कुछ एंगल होता है ना, उसको एंगल ना बोलो, उसको फेज बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे फिर देखेंगे।